हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आप सभी जानते होंगे कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? इसके अलावा क्या आपको पता है कि हमारे सूरज और इसके साथ साथ हमारे सौरमंडल का जन्म कैसे हुआ था? यदि नहीं तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही अतरंगी सवालों के जवाब जानने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज का यह वीडियो बेहद ही खास होने वाला है। हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसने हमारे ब्रह्मांड की खूबसूरती को हमें दिखाया है, जिसका कारण है कि ये हमारे वर्तमान का काफ़ी आधुनिक टेलीस्कोप है, जिसके जरिए हमने कई अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित गैलेक्सीज को भी देखा है। लेकिन क्या आप हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई अब तक की पहली और आखिरी तस्वीर देखना चाहते हो? ये है वो पहली तस्वीर जो हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई थी। यहाँ बाईं तरफ वो तस्वीर है जिसे ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी द्वारा ली गई है, और दाईं तरफ वही सेम इमेज जिसे हबल द्वारा लिया गया है। आप इस तस्वीर में साफ साफ देख सकते हो कि दोनों तस्वीरों में कितना खासा अंतर है। इसके अलावा ये है हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई अब तक की आखिरी तस्वीर, जिसे 2 मई साल 2019 को नासा के द्वारा पेश किया गया था। ये तस्वीर ब्रह्मांड में मौजूद गैलेक्सियों का एक हिस्ट्री बुक है, और इस तस्वीर को कहा जाता है हबल एस्ट्रोनॉमर्स असेंबल वाइड न्यू ऑफ द इवॉल्विंग यूनिवर्स। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिग बैंग के बाद हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे काफ़ी भारी मात्रा में एलिमेंट्स निकले थे। इनमें से सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स थे हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे स्टार्स और अधिकतर प्लैनेट्स में हाइड्रोजन और हीलियम वर्तमान में अभी भी मौजूद है, परंतु यहाँ से ये लिथियम कहाँ गया? यदि हमारे खगोलविदों की माने तो जितना लिथियम आज वर्तमान में मौजूद है, उससे करीब 3 गुना ज़्यादा लिथियम हमारे यूनिवर्स में मौजूद होना चाहिए था। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लिथियम स्टार्स के कोर में मौजूद है, जिसके कारण हम इन्हें एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा कुछ का तो यह भी कहना है कि वह लिथियम आज डार्क मैटर की फॉर्म में आज वर्तमान में मौजूद है। लेकिन असल में लिथियम गया कहाँ, इसका सटीक जवाब आज तक कोई भी नहीं दे पाया है। ये एक बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और शायद आप भी इसका जवाब ना दे पाएं। लेकिन क्या आप इस आसान से सवाल का जवाब दे सकते हैं कि हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातरों का जवाब होगा नेपच्यून, यानी वरुण ग्रह। और जाहिर सी बात है कि यह ग्रह हमारे सूरज से सबसे ज़्यादा दूरी पर मौजूद है, जिस कारण इसे सबसे ज़्यादा ठंडा होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं है। नेपच्यून पर अब तक का सबसे कम तापमान जो रिकॉर्ड किया गया है वो है -212 डिग्री सेल्सियस, जबकि यूरेनस यानी अरुण ग्रह पर जो सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो है -223 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, जो कि नेपच्यून से ज़्यादा है, जिसका कारण हमारे वैज्ञानिकों ने बताया कि यूरेनस अपने असामान्य झुकाव के कारण अपनी हीट को लगातार बाहर की ओर रिलीज करता रहता है, जिसके कारण इसका टेम्परेचर लगातार डाउन होता जा रहा है। दोस्तों, जब यहाँ बात हमारे सौरमंडल के ग्रहों की हो रही है तो हम जुपिटर को तो कैसे भूल सकते हैं, जिसे हमारे सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। परंतु क्यों? जुपिटर, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा गैसीय ग्रह है, और इसका मैस इतना अधिक है कि बाकी सभी ग्रह मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते, और इसी मैस की वजह से आज हम धरती पर जिंदा हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। यह आंतरिक सौरमंडल में प्रवेश करने वाले लगभग सभी पिंडों को अपनी ओर खींच लेता है और आंतरिक सौरमंडल के सभी ग्रहों को बचा लेता है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यदि जुपिटर नहीं होता तो निश्चित तौर पर हमारी धरती से कई सारे कॉमेट्स और एस्ट्रॉयड टकरा गए होते। यदि सरल भाषा में कहें तो हमारी धरती पर जीवन जुपिटर के कारण ही है, जिसने अपने मैस के बदौलत हमें जिंदा रखा है। लेकिन क्या आपको पता है, यदि जुपिटर का मैस
थोड़ा और ज़्यादा होता तो शायद हमारे सौरमंडल में एक नहीं बल्कि 2 सूरज होते और शायद तब हमारी धरती पर जीवन पनपता ही नहीं। दोस्तों, जब यहाँ बात सूरज की हो ही गई है तो आप सभी अंतरिक्ष प्रेमियों को सूरज से जुड़ा एक सवाल जरूर परेशान करता होगा, और वो सवाल है कि आखिर हमारे सौरमंडल का मुखिया सूरज आया कहाँ से था, या इसकी और हमारे सौरमंडल की रचना कैसे हुई थी। इसका जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा समय में अरबों साल पीछे। आज से करीब 5 अरब साल पहले ये है हमारा सौरमंडल, और यह सौरमंडल वो है जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। जी हाँ, हमारा सौरमंडल इसी के अंदर कहीं मौजूद है। असल में यह एक नेबुला है जो कि धूल और गैस के बादलों से बना हुआ है। इसे स्टेलर नर्सरी भी कहा जाता है, जहाँ पर तारों का जन्म होता है। धीरे धीरे समय के साथ गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण इस नेबुला का एक छोटा सा भाग काफ़ी सघन होने लगता है, जो आगे चलकर एक घुमावदार प्लेट जो कि धूल और गैस के बादलों से बनी हुई है उसका निर्माण करता है, जिसे कहा जाता है प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। और यह डिस्क समय के साथ साथ और भी ज़्यादा सघन यानी डेंस होती जा रही है, और इसी सघनता के कारण गुरुत्वाकर्षण प्रभाव इसके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया को शुरू कर देता है, और परिणाम स्वरूप ऊर्जा और रोशनी इस डिस्क से बाहर की ओर निकलना शुरू कर देती है। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले ये है हमारा नवजात सूरज, जिसका जन्म अभी हाल ही में ही हुआ है, और इसके आसपास केवल धूल और गैस के बादल मौजूद हैं। इस समय हमारा सौरमंडल कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जहां पर बाहरी ओर गैसें मौजूद हैं और अंदर की ओर हमारा सूरज। अब यहाँ पर आंतरिक सौरमंडल में गर्मी बेहद ही ज़्यादा थी बाहरी सौरमंडल के मुकाबले, जिसके कारण आंतरिक सौरमंडल में मौजूद वो गैस जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से बनी थी, वो सूरज के तेज तापमान के कारण पिघलकर बाहर की ओर फेंक दी गई, और यहाँ केवल वही पदार्थ बचे रह गए जिनका गलनांक बेहद ही ज़्यादा था। समय और भी बीता और अंदर की गैसें चट्टान में बदलने लगी, और फिर धीरे धीरे चट्टानी टुकड़े ग्रहों में बदलने लगे, केवल मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद चट्टानी टुकड़ों को छोड़कर, जिसका कारण है जुपिटर का मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, जिसने उन टुकड़ों को जुड़ने ही नहीं दिया, जो बाद में जाकर एक बेल्ट के रूप में विकसित हो गए, जिन्हें कहा जाता है एस्ट्रॉयड बेल्ट। इसके साथ साथ हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह, दर्जनों बौने ग्रह और करीब 170 ज्ञात ग्रहों के चंद्रमाएं, अनगिनत एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स मौजूद हैं, और इन सभी को मिलाकर हमारे सौरमंडल का निर्माण होता है। तो अब आप जान गए होंगे कि हमारे सूरज और हमारे पूरे सौरमंडल का जन्म कैसे हुआ था और ये आए कहाँ से थे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का यह वीडियो बेहद ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ नया जानने को मिला होगा। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।